नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है छोटे पर्दे पर सदा रोने वाली परमानेंट सास स्मृति ईरानी की। आप तो हंस रही हैं। क्या करूं? परमानेंट सास का खिताब पहली बार मैंने सुना है, तो क्या करूं? और वो भी प्रभु चावला के मुख से सास शब्द सुनना हंसी नहीं आएगी। तो मैं तो ससुर हूँ, इसलिए आप सास अभी बनी नहीं है, तो इसलिए पर्दे की सास ही तो है आप। पर परमानेंट बना दिया आपने। परमानेंट तो है, आपको निकाल दिया जाता है सास से, फिर बुला लिया जाता है, तभी भी सास का रोल ही करने वाली है ना। ये तो सास की किस्मत में है कि बच्चे जब जी चाहे रखते हैं, जब जी चाहे निकाल देते। पर आप ऐसी सास हैं हिंदुस्तान के लिए बड़ा गलत है, जो हमेशा रोती रहती है या लड़ती रहती है। बच्चों के आंसू मैं रोऊं, बच्चे ना रोएं, ये हर सास को मंजूर होगा। तो आपके ऐसे बच्चे हैं जो आपको रुलाते रहते हैं क्या? हर माँ की किस्मत में ऐसी एक आध औलाद होती है जो उसे रुलाती है। अच्छा, यहाँ तो पति रुला रहा है अब आपको। पर्दे का पति जो है वो रुलाने जा रहा है आपको। नहीं, करीबन 10 महीने से तो मुझे नहीं रुला रहा है, किसी और ही को रुला रहा है। अब सोमवार से आपको देखेंगे अब हम, कल से तो मात्र रोना ही रोना दिखाई देगा या लड़ाई दिखाई देगी। जो मैं देख रहा हूँ जिसमें खड्डे में खड़ा कर रखा है आपको, वहाँ से निकलेंगे आप। खड्डे से उभरने की कोशिश करूंगी सोमवार से, लेकिन बृहस्पतिवार को जब मुझे दिखाया गया तब चेहरे पर एक स्माइल थी, आंसू नहीं थे। अच्छा, वो तो प्रोमो के लिए दिखाया गया ना? नहीं, एपिसोड में भी दिखाया। एपिसोड में तो पता है जब आएंगे देखेंगे ना एपिसोड। आपका ध्यान खड्डे पर नहीं, खड्डे पे था नहीं, जैसे मुड़ के आपने पीछे देखा तो स्माइल तो दिखाई, उसके बाद उनको तो दिखाया ना, तो बाकियों को देख रही है ना आप, जो आपकी सौतन खड़ी है ऊपर से दो की दो, उनको देख रही थी। शायद एक ही महिला हूँ पूरे देश में जो सौतन को देखकर भी मुस्कुराती है कि मेरी बारी आने वाली है। ये बताइए आप आई क्यों वापस? बार बार मुझसे सवाल किया गया और मैंने एक ही बात कही, एक्टर 3 वजह से ऐसी नौकरी तलाशता है, या तो पैसे के लिए, या तो फेम के लिए, या फिर एक वैरायटी के लिए कि रोल अलग अलग मिले। पैसे और फेम के लिए थैंक गॉड अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैरायटी ऑफ रोल्स मैंने थिएटर में पाए, टेलीविजन के अन्य सीरियल्स में पाए, और सास भी कभी बहू थी मैं सिर्फ दर्शकों के लिए लौटी हूँ और किसी चीज के लिए नहीं। दर्शकों ने आपको बुलाया, टीआरपी कम होती जा रही थी। जब मुझे रुखसत किया गया शो से, विदा दी गई मुझे, तब विदा तो वो था ट्रक से, क्या ट्रक से एक्सीडेंट किया? ट्रक से मुझे मार डाला गया। सर्जरी नहीं की आपकी? प्लास्टिक सर्जरी जो होती रहती है। सर्जरी कम से कम मेरी नहीं की, लेकिन हाँ, ट्रक से मुझे एक्सीडेंट के जरिए मार दिया गया। और तब मुझसे मेरी ऑडियंस ने कहा कि हम समझते हैं कि अगर आपसे कहा गया कि आप जाएं तो आपने अपना स्वाभिमान देखते हुए आप चली गई चुपचाप, लेकिन अगर कभी लौटने का मौका मिले तो ना मत कहिएगा। मैं जानती थी कि अगर ये प्रस्ताव आए कि आप लौटिए तो एक पब्लिक प्रस्ताव होगा, और अगर मैं मुंह फेर लेती तो मेरी ऑडियंस रूठ हो जाती मुझसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने की नहीं कि आ जाइए आप? उस दिन हुई जब अनाउंस किया, तो उससे पहले तो कोई ऐसा इन्विटेशन तो अखबारों में छपा नहीं, एडवर्टाइजमेंट। मेरा जो अनुभव रहा है इस रोल के साथ और इस रोल के माध्यम से, वो इतना है कि जैसे ही मुझे इस रोल में देखा जाता है वैसे ही ऐसी चटपटी खबरें आने लगती हैं अखबारों में कि सोर्सेज क्लोज टू फला फला सेड दैट फला फला इज गोइंग टू हैपन। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि सोर्सेज स्टार्ट सेइंग टू मच, प्रस्ताव आया और मैंने बार बार, मुझे आज भी याद है जब मैं विदा मैंने ली सीरियल से, तब आज तक ने मुझे अपने दर्शकों से बातचीत करने का मौका दिया, और वहां पर मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि अगर सम्मान सहित बुलाया जाए वापस तो मैं जरूर हाँ कहूँ। तो मतलब सीरियल में जैसे रखते हैं छोटा छोटा हिंट दे देते कि वापस आने वाली है, तो आपने एक सेंटेंस बोल दिया कि हाँ शायद मौका मिल जाए दोबारा से। नहीं, मैं उस वक्त इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मौका मिलेगा। देखिए, जब मेरे रोल को लोग देखते थे तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कहते थे कि बाकी कोई रिप्लेस हो ना हो, स्मृति ईरानी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और स्मृति ईरानी उस वक्त रिप्लेस हुई। तो कहीं भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि दोबारा बुलाया जाएगा फॉर श्योर, लेकिन इतना जरूर था कि अगर सम्मान सहित बुलाते तो मैं ना नहीं। सवाल ये है कि जब आपको विदा किया गया ट्रक के नीचे पैक करके, तो उसके बाद तो ये था कि आप चली गई, खत्म। तो अब लगता है कि कमर्शियल जो गेम चलता है आपके टीवी में, हर जगह चलता है, ये बात नहीं है। तो आप चली गई, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस पहले भी था, दोबारा शुरू किया, तो उसमें आपने कुछ सीरियल किए, प्रचार हुआ कि आपके सीरियल सब पिट गए, विरुद्ध भी पिट गया, और जिसमें आपने अभी मेरे अपने चल रहा है, कौन देखते हैं पता नहीं। तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट का कहीं ये है कि दोनों की, उनको लगता था उनके साथ भी कभी साथ चली नहीं, तो सास को बुलाना है, तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट है जो दोनों के इकट्ठा। मेरे लिए नहीं था प्रभु जी। मैंने इन 10 महीनों के दौरान एक प्रोड्यूसर, एक लेखिका के रूप में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। विरुद्ध के बारे में सोर्सेज ने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ छपवाया गया जानबूझकर, और मैंने चुप्पी साधी रही क्योंकि मैं जानती थी कि अंत में प्रोडक्ट बोलता है
और विरुद्ध ने 2007 में लगभग 8 अवार्ड्स पाए और इंटरेस्टिंगली पॉपुलर अवार्ड्स पाए, क्रिटिकल अक्लेम भी पाया। और मैंने लोगों से यही कहा कि अगर इस सीरियल को पॉपुलर अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई देख रहा है कि अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेट किया जा रहा है और दर्शक इस अवार्ड के लिए विरुद्ध के लिए वोट कर रहे हैं। तो खेल क्या है वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जहाँ तक कि मेरे अपने की बात है, 9X चाहता था कि एक ऐसा कार्यक्रम उनके सुपुर्द किया जाए जिसकी वजह से लोग आकर्षित हों चैनल की ओर, जिसकी वजह से चैनल का नाम फैले, और मेरे अपने ने वही काम किया 9X के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जब 9X की टीआरपी चार्ट आती है तो उसकी प्रथम श्रेणी में जो डेली सोप्स की कैटेगरी है उसमें मेरे अपने का नाम आता है। हाँ, उनके चैनल क्या था, बाकी में तो मेरे अपने में कि विनोद खन्ना भी आपकी 9X में तो मेरे सहयोगी प्रोड्यूसर्स भी ये शोज बनाते हैं। कुछ ऐसे बनाते हैं जो आजकल सबसे बड़ी रियलिटी शोज के करता धरता है, कुछ ऐसे हैं जो डेली सोप के किंग्स एंड क्वींस माने जाते हैं, और सबकी टीआरपी लगभग कम से कम मेरे अपने से नीचे ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म किस किस्म का है उस पर निर्भर करता है कि नंबर्स कैसे आते हैं। साल में आप कुछ दुख बड़ा हुआ होगा आपको, कि मेरे को आपकी शक्ल सूरत से लग रहा है कि थोड़ी श्रिंक कर गई आप। नहीं, मैंने क्योंकि सीधी बात में ये मेरा तीसरा अनुभव है, तो मैंने कहा कंपैरेटिवली प्रभु जी को थोड़ी बारीक नजर आनी चाहिए। लेकिन दुख हुआ जब मेरे सफर को सडनली कट शॉर्ट किया गया, तो झूठ नहीं बोलूंगी, और थोड़ा बहुत, क्योंकि मेहनत बहुत की। वक्त की मौत अच्छी लगती, वो नहीं, मेहनत बहुत की थी, लॉयल्टी बहुत दिखाई थी, तो थोड़ा बहुत दुख हुआ जब अब्रप्टली मुझे बोला गया कि आप नहीं हैं। लेकिन मुझे मेरे दुख पर या मेरे घाव पर मरहम मेरी ऑडियंस ने लगाया, जिसने कहा कि भले शो आपका साथ छोड़ दे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो तो मिस करते रहे आपको, क्योंकि मैं तो रेगुलर शो देख रहा था आपका, इसलिए काफी बार देखा, बहुत कम। सीधी बात पर पहली बार प्रभु चावला का कैंडिडेट कन्फेशन जो आप काटेंगे नहीं काटेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि मैं आप देख, क्योंकि इंटरव्यू करना पड़ता है ना, सच आपसे उगलवाने के लिए कम से कम आपका शो तो देखूं ना मैं। तो पर मेरे को लगा कि जब आपने ये शो एक अब जब अब्रप्टली दूसरी सास को निकाला जा रहा है जो आपकी जगह लाई गई थी, ये सीरियल में दर्शकों के साथ भी धोखा हो रहा है ना किस्म से, कि जब मर्जी आपने किसी को दिखा दिया, अब नकली तो थी। प्रभु जी, सीरियल की प्रोड्यूसर, लेखिका, क्रिएटर मैं नहीं हूँ। और सडनली कहते कि वो सर्जरी भी प्लान कर दी गई थी, तो एक दर्शक के साथ धोखा, वो जैसे कि मैंने कहा, बतौर प्रोड्यूसर ऐसी उथल पुथल मेरे प्रोडक्शन में नहीं होती है, लेकिन दूसरे प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन में क्या करते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। वो उनके कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं, किसके साथ नहीं। प्रोड्यूसर नहीं थे। तुलसी का जो रोल आप भी अभी परफॉर्म, एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन मिरर भी है ना, जिसमें आप, क्योंकि आप ही उस फिल्म में एक ऐसी औरत हैं जिसने 2-3 शादियां नहीं की, जिसने 2-3 और अफेयर नहीं की है, तो उस मॉडल को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस सीरियल फिट नहीं बैठता। अब सडनली एक तुलसी ऐसी आ गई जो क्रिमिनल है, जो इस तरह की तुलसी का इसलिए शायद वो स्पष्टीकरण दिया गया कि वो महिला तुलसी नहीं है और ये वाली तुलसी है, क्योंकि उसका कैरेक्टर तुलसी का चेंज हो गया। अब जो तुलसी आ रही है फिर उसका रोल क्या होने वाला मैं तो एंटीसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो चला गया छोड़ के उसको। मिहिर वीरानी का क्या होगा समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को पाने के लिए फिर लड़ाई करेगी। अब मिहिर वीरानी क्यों, कब, क्या, कैसे करते हैं वो तो भगवान ही जाने, प्रभु जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितना मैं जानती हूँ, एक तरीके को थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हर पात्र में जरूर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, आपका ये भी कहना सही है कि कहीं ना कहीं क्या ऑडियंस के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी भी यही राय है कि प्रमुखता ऑडियंस के बारे में सोचना चाहिए, और में विचार करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि किसको निकाला जाए, किसको रखा जाए। लेकिन वो सावधानियां मैं अपनी प्रोडक्शन में बरतती हूँ। पर इसमें आपको रोल करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी ना? आप नहीं, मेरे रोल में जहाँ तक मेरे पास सूचना है ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। मेरा आपका रोल अब वही है, आंसू बहाना, लड़ाई करना। बिल्कुल, कितने पता नहीं कितने आंसू बहाऊंगी, कितनी लड़ाइयाँ करूंगी। 45 साल तो आपने मेहर के साथ बिता दिए। मैंने बोला लोगों से, चेहरा शायद बदला होगा, फितरत नहीं बदलेगी आपकी, वही रखी रहेगी, रोती रहेंगी 45 साल। मैं रोती रहूँ ताकि प्रभु चावला हंसते रहे इसी तरह। 45 साल तक मेहर वीरानी की जो लाइफ बताई थी वो तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा देश बहुत ही इमोशनल देश है।
हमारे अपने परिवारों में कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है कि एक अगर सुखी संपन्न परिवार दिखे तो एक इच्छा जाहिर करते हैं हम कि हमारे भी रिश्ते वैसे ही हो। लेकिन जब कोई रोए तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कहते हैं भगवान भला करे, आप रोएं, आपके दुख में हम शरीक हों, लेकिन वो दुख हमारी जिंदगी में ना आए। मेरे को समझ आता है इस देश में आप क्या दिखा रहे हैं कि एक ऐसा परिवार है, वीरानी परिवार, जो हमेशा दुखों में भरा रहता है, रोता रहता है। और क्या दिखाएंगे, किस तरह बिगाड़ेंगे देश को, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सास भी कभी बहू थी की सास स्मृति ईरानी से। आपने स्ट्रगल की बात की, तो आप इस आर्ट में कैसे बढ़ गई आप? क्योंकि मिस इंडिया बनने की कोशिश की आपने जी। और मैं एक ऐसे फील्ड में आना चाहती थी जहाँ पर मेरे माता पिता का कोई प्रभाव ना हो। सास इंडिया तो बन गई आप। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी नौकरी करूं, और अक्सर मैंने देखा था कि यंगस्टर्स करते थे हमारे बैच में कि मेरे पापा ने मुझे नौकरी दिलवाई, और मैं कतई नहीं चाहती थी कि इस तरह की नौकरी मैं करूं। और मीडिया एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मेरे माता पिता का मुझे प्रभाव कम लगा, और मैं बम्बई आई। उस वक्त बम्बई कहा जाता था, भाग के नहीं, अनुमति लेकर आई। मेरे पिताजी को काफी धक्का पहुंचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मीडिया और खासकर एक्टिंग ये तो वो लोग करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। लेकिन मैंने चाहा कि मैं आऊं इस फील्ड में, अपना सिक्का जमाऊं। मिस इंडिया में मैंने भाग लिया, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए भी पैसों की जरूरत थी, और मेरे पिता ने कहा कि ये मैं पैसे ऐसे नहीं दे रहा हूँ, उधार है जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। और सारे पैसे फूक गए मिस इंडिया में। उसके बाद पैसे को कौन से राउंड तक पहुंची आप? मैं फाइनलिस्ट थी मिस इंडिया की। आज मुझे देखकर लगता नहीं है, और मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ बनने की कोशिश करेंगे तो फिर मिस इंडिया का। लेकिन जब पैसे चुकाने की बारी आई तो मेरे पिताजी ने मेरे सामने एक ही प्रस्ताव रखा कि या तो पैसे चुका दो, या तो जहाँ कहते हैं वहाँ चुपचाप अपनी शादी कर लो। मैंने कहा कि नहीं, पैसे चुकाऊंगी जरूर, शादी वादी बाद में देखी जाएगी। और उसको चुकाने के लिए 3-4 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया। एयर होस्टेस की नौकरी के लिए अप्लाई किया, नहीं मिली। नहीं, जर्नलिस्ट की नौकरी के लिए अप्लाई किया, नहीं मिली। प्रोडक्शन में नौकरी के लिए अप्लाई किया, नहीं मिली। अंत में नौकरी मिली तो एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछी। पैसे नहीं थे जेब में। अंत के 200 रुपए बचे थे और मुझे बहुत जरूरत थी, तो मैंने कहा झाड़ू पोछा मारेंगे और पिताजी के पैसे वापस करेंगे। ऑडिशंस करती रही एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, सीरियल्स के लिए। और वहां पर जब पहली पगार आई हाथ में, मैंने कहा अरे बाप रे, पूरा साल झाड़ू पोछा मार लो तब इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने अपने पिताजी को फोन करके कहा कि मुझे काम मिला है और मैं आपके पैसे चुकता करते ही दिल्ली आ जाऊंगी। और मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि स्मृति, दैट इज द डे आई रियलाइज दैट माई डॉटर्स। पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है आप? नहीं, ज्यादा पढ़ी नहीं। ग्रेजुएट किया कि दिल्ली में पढ़ी आप? कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल। कॉरेस्पॉन्डेंस किया, तभी आपने वहाँ से पढ़ाई लिख चिट्ठी विट्ठी करके किया ना आपने? चिट्ठी करके किया। पीएचडी एमए नहीं किया। नहीं, वो होता है एमए तो हमने। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि परिवार में सिविल सर्वेंट्स बहुत हैं, आईपीएस में है, फोर्सेज में हैं लोग, लॉ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी अगर यूपीएससी का एग्जाम दे तो अच्छा। और उनको सारे संकेत मिले थे मेरे मार्क्स देख के कि मैं एक दिन इस एग्जाम के लिए बैठूंगी, लेकिन मैं परीक्षा में नहीं बैठी और बम्बई आकर एक्टर बन गई। फिर आकर बड़े पर्दे पर क्यों नहीं गई? वहाँ नहीं ट्राई किया लाख आपने? किया, वहाँ चांस नहीं मिला? नहीं, आई गॉट मैरिड। जब मैंने सीरियल की शुरुआत की तो मैंने ब्याह भी किया, और उसके बाद चूंकि जिम्मेदारियां थी तो मैंने कहा या तो आप अपना एक्टिंग करियर परस्यू कर सकते हैं या तो परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मैंने देखा आपके नाम क्या लगे, क्या स्मृति जेड ईरानी। मैं क्या जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी तो नहीं है ना? जेड कैटेगरी के पति का नाम है जुबिन से। हाँ, जुबिन का नाम मैं अपने शादी करने से क्या मतलब, फिल्म में रोल नहीं मिलता उसके बाद? इतना अच्छा रोल नहीं, आप अगर चूल्हा चौकी करते हैं अपने घर में और 10 नौकर नहीं रखते तो समय नहीं रहता सिनेमा करने का। टेलीविजन ने इतनी सहूलियत कम से कम दी कि सुबह शाम काम करके कम से कम वक्त पर घर लौट सकूं, बच्चों की देखभाल कर सकूं, किचन का काम कर सकूं, सब्जियां ला के ले सकूं, ये सब। राजनीति भी करती रही। लेकिन टेलीविजन से एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मिली, वो है रिस्पेक्टेबिलिटी। मैं नहीं चाहती थी कि बड़े पर्दे पर, हाँ बहुत नाम है, बहुत पैसा है, लेकिन मैं कभी बड़े पर्दे की हीरोइन बनूं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार को थोड़ा बहुत अटपटा सा लगे। मैं चाहती थी बड़े पर्दे वाले भी तो छोटे पर्दे पर आ रहे हैं ना अभी तो। नहीं, मैंने शाहरुख खान पूछा क्यों आ रहे हैं, कहते हैं मैं घर घर के बेडरूम में घुसना चाहता हूँ। अरे तो उसका तरीका यही है। मुझे लगता है अब वो सीमाएं थोड़ी मिट सी गई हैं, बड़ा छोटा कुछ बचा नहीं है। टेलीविजन और सिनेमा ने, खासकर टेलीविजन ने
पिछले 8 से 9 सालों में जिस किस्म की ग्रोथ देखी है वो और किसी मीडियम ने नहीं देखी। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अगर आप फिल्म स्टार नहीं तो आप कुछ भी नहीं, लेकिन आज टेलीविजन एक्टर्स भी कम से कम प्रसिद्धि के मामले में किसी से कम नहीं। पर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर छोटे पर्दे पर ही है? मेरा फ्यूचर छोटे पर्दे पर है, थिएटर में है। अगर फिल्म की ओर कभी रुक गया तो बतौर निर्माता करूंगी, लेखिका करूंगी, प्रोडक्शन असिस्टेंट करूंगी। बतौर एक्ट्रेस करती हो नहीं है तो वक्त बताएगा। आपने कहा आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो आप आगे क्या करेंगे तो देखते रहेंगे। पर एक बात बताइए, सारे स्ट्रगल में सबसे बड़ा दुश्मन कौन था आपका? मेरी सेहत। आपकी सेहत आपका दुश्मन, और आपका दोस्त? मेरे पति। और आप सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगी? आप फिल्में देखती है ना? हाँ, देखती हूँ। कौन सी हीरोइन है? श्रीदेवी। श्रीदेवी आपको अच्छी, और सबसे बड़ा एक्टर मीर के अलावा? आई थिंक अमित जी ने बहुत बढ़िया वैरायटी की है रोल्स की, अमित जी चुपके चुपके हो या अग्निपथ। अमित जी ने बहुत बढ़िया वैरायटी की। और सबसे अच्छा फिल्म डायरेक्टर आपको कौन? मुकुल जी। मुकुल। और आपको अच्छा गाना कौन सा लगा? सुनती है ना आप गाना? बहुत ही फिलोसॉफिकल गाना है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कौन सी फिल्म में था ये? मिस्टर इंडिया में था, जिसमें इंसान गायब हो जाता है। गाती है कि नहीं? बेसुरी हैं आप? थोड़ा बहुत तो फिर गा दीजिए वही वाला गाना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बेसुरी नहीं है आप। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ। क्या? वो तो आपकी मुझे देख के ही पता चलता है। देख के पता लगता है। लेकिन हाँ, जितना लगता है मुझे देख के कि मुझे मीठे मीठे का शौक होगा उतना नहीं मीठे। अगर मुझे कोई सुबह सुबह एक बढ़िया सा पराठा खिला दे सफेद मक्खन के साथ, मैं तृप्त हो जाती हूँ। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरा परिवार, मेरे बच्चे। वो तो हर माँ के होते हैं, उसके अलावा क्या है? और कुछ नहीं। और कोई कमजोरी नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। अच्छा। और आपके अगर आपको कुछ नहीं करना हो जिंदगी में, ये नहीं करूंगी, तो ऐसी कौन सी चीज है? बहुत सारी चीजें हैं। क्या? एक चीज जो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वापस आ गई वहां पर आप शो में। ये कॉम्प्रोमाइज तो है और क्या? अपना सर उठाकर गई थी और सर उठाकर ही लौटी हूँ। आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? अरे बाप रे, चुपके चुपके, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अग्निपथ, मिस्टर इंडिया। एक फिल्म? अरे बहुत सारी है, रंग दे बसंती, बहुत सारी। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं, सबको खुश कर दिया आपने। नहीं, मैं सबसे बड़ा नेता कौन है जो अच्छा मैं लगता है? कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया। पॉलिटिकल नेता आपको कौन सा अच्छा लगता है अपनी पार्टी के अलावा? अरे अगर मेरे पार्टी के अलावा कहीं और अच्छे नेता होते तो मैं इस पार्टी में नहीं होती। तो इस पार्टी में कौन सा अच्छा नेता है? दो इंसान जो मैंने करीब से इंसान के रूप में देखे और जो मेरे लिए कम से कम एग्जाम्पल बने हैं, वो वाकई में अटल जी अडवाणी जी हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम एज स्टेट्समैन, आई एम टॉकिंग अबाउट देम एज पीपल। तो आप रोना कब बंद करेंगे? पता नहीं, लेकिन जीवन में यूं ही हंसती रहूं, ये मेरी काम ना, इसलिए सिर्फ ग्लिसरीन के आंसू रो, ग्लिसरीन के आंसू, सिर्फ ग्लिसरीन के आंसू रो। एकता ने बहुत फेमस कोट दिया था, स्मृति कीप्स क्राइंग एंड आई लाफ ऑल द वे टू द बैंक। अच्छा, तो उसका आप बैंक भरते रहिए, देखिए कब तक भरती हैं आप, उसमें से कितना हिस्सा आपको मिलता है। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।